हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 15 कर रहे हैं। बिशन की दिलेरी। रिमझिम के हम 14 पाठ कर चुके हैं। जो पिछला पाठ हमने बाघ आया उस रात, वो भी हमारे पर्यावरण से संबंधित है और ये पाठ भी हमारे पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण का ही हमारा हिस्सा है। हमारे जानवर, जो हमारी धरती पे जानवर रहते हैं, हमारे पर्यावरण का भाग हैं और हमें उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपना स्वार्थ देखकर हमें उनको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। यही हमको इस कहानी में समझाया गया है और आपको इसको अच्छे से समझना है। देखिए बच्चों, पाठ का नाम है बिशन की दिलेरी। बिशन हमारा एक इसमें कैरेक्टर है, एक पात्र है जो इसमें जिस पे कहानी लिखी गई है। ठीक है। और दिलेरी मतलब कि दिलेरी क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति कोई हिम्मत से काम करता है अपना, उसे बोलते हैं दिलेरी। अब देखिए बच्चों, सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। देखिए बच्चों, एक बच्चा है ये देखिए, ये एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है जो ये इसका नाम क्या है? बिशन। ये कहाँ जाता है? ये सुबह के समय कहाँ जा रहा है? ये रोज कहाँ जाता है? कर्नल दत्ता। कर्नल दत्ता, कर्नल कौन होते हैं? वो होते हैं सेना के जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो उनको कहते हैं कर्नल। तो एक कर्नल, और उनका नाम क्या था? दत्ता। कर्नल दत्ता जो था, उनका एक फार्म हाउस था। ठीक है। ये रोज बिशन वहाँ पर जाता था। और क्यों जाता था? क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी वो बिशन को पढ़ाई में मदद करती थी। और क्या था वहाँ पर? फार्म में लगे जो सेबों के बाग थे, वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और वहाँ वो काम बहुत ही तड़के, बहुत जल्दी शुरू हो जाता था, कीटनाशक का दवा का छिड़काव का। आगे देखिए, बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ कि बिशन जो था, पगडंडी जो होता है, पगडंडी छोटा रास्ता था जो वहाँ से अभी सड़क तक आ रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले एक गोली सुनाई दी, फिर दूसरी गोली सुनाई दी। तो क्या हुआ, और सारी जब खाली जगह होती है ना पूरी, तो घाटी में थोड़ी सी आवाज़ की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो वहाँ पर बहुत तेज़ सारे में आवाज़ गूंज गई गोलियों की। और जो पक्षी थे वो भी घबराकर इधर उधर ऊपर छत आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। आपने देखा होगा जब दीपावली पे आप पटाखे चलाते हो, पक्षी भागते हैं ना, कितना वो घबरा जाते हैं, आवाज़ जोर की आवाज़ से वो डर जाते हैं। तो इस तरह से वो भी गोली की आवाज़ से चक्कर काटने लगे गोल गोल। और बिशन भी सहम कर का मतलब क्या होता है? डर कर, पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। अब देखिए क्या हुआ। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहीं से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। अब देखिए, बिशन जो खड़ा हुआ था वहीं पर खड़ा रह गया, चुपचाप खड़ा रहा डर के मारे। वहाँ पर क्या थे? सीढ़ी नुमा खेत बने थे। जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेत बने होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऐसे देखो बच्चों, ये पहाड़ है, ऐसे ये पहाड़ है, पहाड़ों पर ऐसे करके ऐसे 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 खेत बने होते हैं। ये सीढ़ी नुमा खेत होते हैं क्योंकि इससे हमारे ढलान में होते हैं ये। तो वहाँ पर खेत बने हुए थे और फलों के बाग थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी और सुबह की हल्की हल्की धूप थी और खेत बहुत ही सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था गोली किसने और क्यों चलाई, तभी उसे गोली की एक और आवाज़ सुनाई दी। और क्या हुआ, उसे फिर कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं
के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। देखो बच्चों, गेहूं के जो खेतों में दाना चुगने के लिए ना तीतर आ जाते हैं जब पूरी फसल आपकी पक जाती है। तो उन शिकारियों को मालूम है सुबह सुबह तीतर खाना खाने जरूर आएंगे, तो सुबह सुबह वो तीतर को मारने के लिए आ जाते हैं शिकारी। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह से बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठाकर ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत सारे मरे और जख्मी तीतर मिले। देखो कितने दुख की बात है कि उन्होंने शिकारियों ने उनको तीतरों को मार दिया, कुछ को ले गए और कुछ बेचारों को घायल व मरे हुए को वहीं पर छोड़कर चले गए। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कैसे सबक सिखाया जाए वह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ, उसने देखा कि एक घायल तीतर है, वो छटपटा रहा है और गेहूं की बालियों के बीच में फंसा हुआ है। तो वो घुटनों के बल बैठ गया और घायल तीतर का पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। वो बेचारा तीतर डर गया, उसे लगा ये मुझे मारने आ रहा है। वो और खेत के अंदर को घुस गया अंदर। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तो इसने स्वेटर क्यों डाला, क्योंकि उसे लगा वो हाथ से पकड़ नहीं पाएगा, स्वेटर से वो उसमें फंस जाएगा तो उसको पकड़ सकता है। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। क्यों? क्योंकि वो तीतर को बचाना चाहता था। वो चाहता था जल्दी से जल्दी वो उसको इलाज उसका कर सके। पंख लगना मतलब क्या हो गया? पंख लग गए मतलब कि वो बहुत ही तेज, जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, तो इस तरह से वो बहुत तेज भागने लगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीली तारों के बाड़। बिशन वैसे तो कंटीली तारों के बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय दोनों हाथों से उसने तीतर को पकड़ा हुआ था। देखो वैसे तो वो निकल जाता था कांटों से, कंटीली तारों से, पर उसको लगा कि तीतर पहले ही घायल है, उसको कंटीली तारें चुभ जाएंगी, इसलिए वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। फिर आवाज़ आई, रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका और ना ही उसने कोई जवाब दिया। देखो कितना हिम्मत वाला है। उसको लग रहा था पीछे जरूर शिकारी होगा और वो उसे रोक कर क्या करेगा, तीतर को ले लेगा, और इसलिए वह रुकना नहीं चाहता था, ना कोई जवाब देना चाहता था। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। उसे लगा जूतों की आवाज़ आ रही है, भारी सी, किसी शिकारी की जूतों की आवाज़ है। पीछे से आ रहे शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। पीछे एक शिकारी था, उसे पता लग गया था वो तीतर को लेके जा रहा था, तो वो गुस्सा होने लगा उसे। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। उसने सोचा मैं खेतों से जाऊंगा, छुप के जा सकता हूँ मैं। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। देखो कितना बच्चे की इसकी भावनाएं, देखो जानवर के प्रति कितनी अच्छी भावनाएं हैं। वो किसी तरह से भी तीतर को बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी परवाह नहीं की कि उसे कुछ भी चोट लग जाए, कांटेदार झाड़ियों की परवाह नहीं की और घुटनों के बल चलता हुआ वहाँ से आगे बढ़ने लगा।
बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से तो खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने से उसे माँ की डांट भी खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक की तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसको खुशी इस बात की थी कि वो तीतर की जान अब तक बचा पा रहा था। अब तक शिकारी से उसने उसको बचाकर काफ़ी आगे ले गया था। उसे परवाह नहीं थी कि उसको अपनी चोट की, ना ही उसको अपनी कमीज की कि माँ उसको डांटेगी। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे पर बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। उसे लगा शिकारी आ गया पीछे। वो दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, मतलब पसीने से भीग गए। वह फिर भी नहीं रुका और किसी तरह से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला हुआ था। पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। ताड़ का पेड़ कौन सा होता है? ताड़ का पेड़ बड़ा लंबा पेड़ होता है। उसने उसका सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। अब देखो अंदर पहुंच के अब क्या हुआ। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। ये वहाँ का दृश्य है कि वहाँ क्या क्या हो रहा था। मुर्गियां दड़बे में थी, गुलाब चंद जो था वो बरामदा साफ कर रहा था और किचन में से कुकर की सीटियों की आवाज़ आ रही थी। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। अब देखो बिशन तो वहाँ रोज जाता था, तो कुत्ता तो उसको जानता था। तो कुत्ता किसको देख के भौंकता है? अजनबी को देख के। और अजनबी इस समय कौन था? शिकारी, जो कि बिशन का पीछा करते हुए फार्म हाउस तक आ गए थे। उनको देखकर कुत्ता जोर से भौंकने लगा। अल्सेशियन कुत्ता कौन होता है? कुत्ते की नस्ल होती है। कुत्ते कई नस्ल के होते हैं, आपको पता है। तो ये अल्सेशियन कुत्ता एक अलग नस्ल का कुत्ता है। उसने इधर उधर देखा ताकि तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में से एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। उसने टोकरी में इसको छिपा दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। अब बेचारा तीतर इतना घबराया हुआ था और इतना घायल था, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी आगे उठने की। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी की छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। उसे छत पर ऐसे चढ़ना आता था बिना सीढ़ी के भी। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलाबदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे। देखो किस तरह से चिपके बैठ गया, और लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। वो इस तरह बैठा कि वो उसे कोई ना देख सके पर वह सबको देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता और जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई हमारे पास है, पर हमारी जो बंदूकें हैं वो कैसी हैं? लाइसेंस वाली हैं। बंदूक ऐसे कोई लेके नहीं जा सकता, बंदूक के लिए लाइसेंस होना बहुत आवश्यक होता है। तो उन्होंने कहा जो वहाँ का गाँव का सरपंच जो है उसका नाम क्या है? माधो सिंह, वो भी हमारे साथ है शिकार पे।
तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा, क्या करते हो सारे तीतरों का तुम? सीधी सी बात है, खाते हैं। तो उन्होंने कहा, साहब हम खाते हैं तीतर को। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। और जब फसल कटती है तो ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल, इसका मतलब क्या है? कर्नल दत्ता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि शिकारी लोग हर साल आकर तीतरों को मारते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वो दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उनको डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और इससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ देने में तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? ऐसे कह के उन्होंने डांट दिया और कहा, जाओ, यहाँ कोई तीतर नहीं है। तो क्या हुआ, वो दोनों भी घबरा गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बहू जी कौन है? कर्नल दत्ता की पत्नी। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, से बहुत चोट लगी है, अगर मैं नहीं लेके आता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब वह शायद ही उड़ सके, क्योंकि पंख टूटने से क्या होता है, पक्षी उड़ नहीं पाते। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार खिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। देखो इसका मतलब क्या है, कर्नल दत्ता और उनकी पत्नी दोनों का जानवरों के प्रति कितना प्यार था। जानवर मतलब कि पूरे पर्यावरण का, वो पूरे पर्यावरण के प्रति उनका कितना अधिक प्रेम था। और ऐसा ही सबके साथ, सबको ऐसे ही होना चाहिए ना। अब देखिए क्या हुआ। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, कौन पीछे घूमता रहेगा? तीतर, क्योंकि तीतर को जब वो दलिया देगा तीतर खुश हो जाएगा और उसके पीछे पीछे घूमेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथ को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना, बहुत जोर से हंसना। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे मार लगाता हुआ तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। दो, कितनी अच्छी आपकी कहानी है। किसने लिखी है? प्रतिभा नाथ ने कहानी लिखी है। और आपको इस कहानी से क्या सीख लेनी है कि हमें क्या करना है, अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। जैसे हमें दुख दर्द होता है, ऐसे ही चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कहानी ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं, बाय।